नमस्कार, आज की बात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज से यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। आज वर्चुअली 5 जिलों को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 21 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की चौपाल लगेगी। पहले चरण की सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। जिन जिलों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल चौपाल होनी है उनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। इन सभी जिलों की विधानसभा सीटों पर एलईडी वैन के जरिए वर्चुअल संबोधन का प्रसार किया जाएगा। तो जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी अब वर्चुअली चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पहले चरण के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। खासतौर पर 5 जिलों की जो 21 विधानसभा सीट हैं उनके मतदाताओं को संबोधित करेंगे। लाखों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन होगा, जो कार्यकर्ता सुनेंगे। पहले चरण की सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम है। जिन जिलों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल चौपाल होनी है उनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। ये सभी वो जिले हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। एलईडी वैन के जरिए वर्चुअल संबोधन का प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसके लिए खास तौर पर एक स्टूडियो भी तैयार किया गया है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। 7,878 पोलिंग बूथों पर विशेष कार्यक्रम ये रहने वाला है। पहले चरण के मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वर्चुअल चौपाल के जरिए संबोधन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। हजारों लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली संबोधित कर पाएंगे। तो 2 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली करेंगे, एक साथ हजारों लोगों को संबोधित कर पाएंगे। और दूसरी तस्वीर उस स्टूडियो की तस्वीर है जहां से प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सनुज शर्मा बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बलराम पांडे ग्रेटर नोएडा से हमारे पास जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेश, आप ही का रुख करते हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आप मौजूद हैं, वहां पर एक स्टूडियो भी तैयार किया गया है। अगर मुमकिन हो तो स्टूडियो की तस्वीर जरा दिखाएं और बताएं किस तरीके से वहां से वर्चुअली संवाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गुंजन, बिल्कुल निश्चित रूप से हम भाजपा कार्यालय पर हैं, लेकिन अभी जो स्टूडियो की अगर हम बात करते हैं जो वर्चुअल रैली के लिए बनाया गया वो अभी बंद है। और यहाँ तक कि उस फ्लोर पर जाने के लिए जो रास्ता है उस पर भी अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है। वहाँ पर अभी जाने किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है इस समय। थोड़ी देर के बाद वो स्टूडियो खोला जाएगा। तैयारी कल ही पूरी कर ली गई थी इस वर्चुअल रैली की। और आपको बताएं कि ये जो वर्चुअल रैली होनी है इसके लिए तैयारी आज से नहीं है, ये कई दिन पहले से शुरू कर दी गई थी। और यहाँ पर जब 403 विधानसभाओं के लिए भाजपा ने अपने एलईडी वैन रवाना किए थे, तभी हमने इस बात को बताया था अपने दर्शकों को कि अब इन एलईडी वैन का इस्तेमाल जो है वो जो भाजपा के शीर्ष नेता है उनकी वर्चुअल रैली के लिए भी किया जाएगा। पहले चर्चा थी कि 25 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी, लेकिन कुछ कारणवश तब इसकी शुरुआत नहीं हुई और अब आज से इनकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी खुद जो है चुनावी जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। 21 विधानसभा सीटें हैं इन 5 जिलों की, जहां हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर। तो यहाँ की 21 विधानसभा सीटें हैं और इनमें 98 जगह पर एलईडी वैन लगाई गई हैं। और देखिए जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं वहाँ उसके अनुसार हर एलईडी वैन यानी एक जगह पर अधिकतम 500 लोग हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे कैलकुलेशन को देखें तो इन 98 जगह पर जब 500 लोग जुटेंगे तो 49,000 लोग तो देखिए सीधे तौर पर एलईडी वैन के माध्यम से यहाँ पर जुटेंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, जैसा अभी आपने बताया 7878 यानी 7,878 जो बूथ है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। जो बूथ अध्यक्ष है, जो पन्ना प्रमुख है, वो सभी लोग वहां पर रहेंगे। इसके अलावा इन 5 जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर अलग अलग लोगों को स्मार्टफोन जिनके पास है उनको वीडियो के लिए इस रैली को देखने के लिए लिंक भी भेजे गए हैं अलग अलग माध्यम से। यानी आप ये समझिए अगर इन सारे आंकड़ों को जोड़ लीजिए तो 49,000 लोग हो गए एलईडी वैन्स के माध्यम से। इसके बाद 7878 बूथ पर लोग हो गए प्लस मोबाइल, यानी लाखों लोग इस रैली में जुड़ जाएंगे। इस तरह से अगर आप देखिए तो यानी एक जो फिजिकल रैली होती है जिस तरह से अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग होते हैं। अगर भीड़ की बात करें 1,00,000-2 लाख इस तरह बिल्कुल शैलेश, वर्चुअली भी लोगों को जोड़ने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और प्रधानमंत्री की रैली को हजारों लोग एक साथ सुन पाएंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सनुज भी लगातार हमारे साथ बागपत से बने हुए हैं। सनुज, वहां पर क्या इंतजाम है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन लोग सुन पाएंगे और जुड़ पाएंगे, तो वहां पर क्या आप तैयारी देख पा रहे हैं?
देखिए, बागपत में 12 जगह इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्चुअल रैली होने जा रही है, ठीक मेरे पीछे इसी महावीर हॉल में वो रैली होगी और यहाँ पर जो बड़ी स्क्रीन है वो लगा दी गई है। तमाम तैयारियां कल ही यहाँ पर पूरी कर ली गई थी। चूंकि अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है तो इसलिए इधर जाना अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे। 500 लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के खाली बागपत, बराबर में हमारा जो सटा हुआ जिला है शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर, 21 स्थान है। जो 21 स्थान है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ वर्चुअली रैली की जाएगी। 5 जिले, 21 विधानसभा और 49,000 लोग, यानी एक जगह 500 लोग बैठेंगे। इसी के साथ ही जो बीजेपी के आईटी सेल है, बीजेपी के तमाम नेता हैं, इन लोगों ने जिन भी कार्यकर्ताओं के पास स्मार्टफोन है उनको बाकायदा एक लिंक भेजा जा रहा है ताकि वो भी प्रधानमंत्री को सीधा सुन सके। हमें इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर आखिर ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं, जो उनकी भविष्य की योजनाएं हैं और यूपी की क्या जरूरत है, इस सब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव है और पहले फेज के चुनाव को लेकर तमाम नेताओं ने ताकत झोंकी है, लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, जाट वहां पर सबसे ज्यादा है और किसान भी है। और कहा यह जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से इन दोनों की ही नाराजगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की रैली भी बहुत अहम हो जाती है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बलराम भी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। बलराम, गौतम बुद्ध नगर में किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, वर्चुअल रैली को लेकर? देखिए, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो आज प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उसको लेकर के गौतम बुद्ध नगर में करीब 12 जगह पर भव्य तैयारी की गई है। एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और करीब 500 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के बिसरक में मौजूद हैं, जहां जेएस रूप फार्म में इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री। और किस तरीके से यहां तैयारी की गई है वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि सामने एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और साथ ही जो केंद्र के शीर्ष नेता हैं और प्रदेश के शीर्ष नेता हैं, उनकी यहां पर आप देखिए कि कटआउट लगाया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सोच ईमानदार, काम असरदार, और इसके अलावा इस बार बीजेपी सरकार, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है जिस चुनावी माहौल को भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रही थी, वो माहौल अब धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों को काफी समय से इंतजार था कि आचार संहिता लग गई है, केंद्र का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार जनसंपर्क कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव लड़ती है, यानी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी, ये कब जनता से रूबरू होंगे। और आज वो दिन आया है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल रैली के साथ लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि 7,878 बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर लगभग 49,000 लोग प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख नेता हैं, उन्हें लिंक भेजा गया है कि वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी या शीर्ष नेतृत्व लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा है और आज जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से जो जाट समाज है वो नाराज है, किसान नाराज है, अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीकों से बलराम कर रही है। चाहे बात ग्राउंड पर रहने की हो या फिर वर्चुअल संवाद की हो, लोगों से जुड़ने की कोशिश लगातार जारी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शैलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सनुज, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से खबर, जहां आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना नामांकन भरेंगे। मैनपुर की करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा का गढ़ मैनपुरी को कहा जाता है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह की संसदीय सीट है मैनपुरी। और करहल सीट की अगर बात करें तो 3 दशक से समाजवादी पार्टी का ही गढ़ ये रही है। ऐसे में मजबूत यहाँ पर समाजवादी पार्टी नजर आती है। यादव वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, करीब 38% यादव वोटर्स हैं। ऐसे में करहल की जो सीट है वहां से चुनाव मैदान में खुद अखिलेश यादव उतरे हैं और आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश। सपा का गढ़ मैनपुरी को वैसे भी कहा जाता है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह की संसदीय सीट भी है मैनपुरी। वहीं आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन कराने के लिए रविवार को अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले अब अपने गृह जिले में पहुंचे हैं, घर पर पहुंचे हैं, साथ हमारे मौजूद हैं घर से ही। अखिलेश जी, ये ऊर्जा घर की, अब तो आप नामांकन करने जा रहे हैं घर से कुछ कदम की दूरी पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास की क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। स्वाभाविक है, विधानसभा में काम भी हुआ है और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के, कि हाँ अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो, अगर वहाँ की जनता मुझे मौका देती है चुनाव जीतने का। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2 सरकारें, दिल्ली और लखनऊ की सरकारें, और दोनों मिलकर के अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार सवाल ये बनता है कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच बहस करनी चाहिए कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी। तो बीजेपी सपा को हर बार घेरा जाता है कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप बीजेपी? जो सूचना मिल रही है उनकी सूची देख करके, जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो अब इन्हें केवल एक और लाना, सेंचुरी लग जाएगी इनकी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे सवाल करती है, कम से कम अपने को आईने में तो देखें। एक बार जरा इस पर फिर से एक बार जवाब लूंगा, सेफ सीट की या फिर घर की मन की बात क्या था? मैं मुख्यमंत्री जी से पहले चुनाव लड़ना चाहता था, तो मुझे उनके चरण से पहले ये चरण चुनाव दिखाई दे रहा है और मुझे किसी ने भेजा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो तो न जाने कहाँ से टिकट मांग रहे थे। वो टिकट मांग रहे थे, यहाँ जनता लड़ाना चाहती है। तो अगर जनता ने कहा, करहल के विधायक, करहल के और कुछ लोगों ने अगर ये कहा कि आप यहाँ से लड़ें, तो दोनों में फ़र्क देखिए आप। वहाँ टिकट मांगी जा रही थी, कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, कभी प्रयागराज से, कभी देवन से, और टिकट कहाँ की मिली? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। वो टिकट खुद नहीं लाए और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? इसका जवाब किसके पास है? तो अखिलेश यादव को आपने सुना, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता मैनपुरी से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, आज नामांकन दाखिल करना है अखिलेश यादव को, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या जानकारी है आज नामांकन को लेकर उनके? बिल्कुल, देखिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब वो नामांकन कराने पहुंचेंगे। और करहल विधानसभा से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा के लिए। और करहल एक सेफ सीट मानी जाती है, चूँकि सैफई जो आवास है, जो घर है यादव परिवार का, उससे 4 किलोमीटर, महज 4 किलोमीटर दूर ही करहल पड़ता है। और करहल से नेताजी मुलायम सिंह यादव का बड़ा ही
नाता रहा है। वो यहीं से पढ़े हैं, जैन इंटर कॉलेज में पढ़े हैं और पढ़ाया है और काफ़ी मिलने वाले यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो समीकरण है वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि 38 से 40% यादव वोटर्स हैं यहाँ पर, और अन्य अगर देखा जाए तो 13% साक के हैं, 14% SC हैं, 8% ठाकुर है और 6% ब्राह्मण हैं और 5% मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो ये सेफ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। मैनपुरी से सांसद हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, और इसीलिए करहल को चुना गया है अखिलेश यादव के लिए। बार बार चुनौती दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक तो लिस्ट को लेकर के और दूसरा अखिलेश यादव को चुनौती दी जा रही थी कि वो चुनाव लड़ें, तो उन्होंने ऐलान भी किया और करहल की सीट को भी चुना है। मैनपुरी की ये सीट समाजवादी पार्टी का किला मानी जाती है। 1989 से लेकर 2002 तक 2012 तक सोबरन सिंह यादव यहाँ पर चुनते आए। उन्होंने पाला बदल किया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ गए और एक बार फिर से वो यहाँ से विधायक बने। इसी सीट को चुना गया है अखिलेश यादव के लिए, चुनौती पेश करने के लिए विपक्षी पार्टियों को। और अब अखिलेश यादव इसका पॉलिटिकल गेन लेना चाह रहे हैं, बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको चैलेंज किया जाता था कि वो चुनाव लड़ें। अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो अपने भाषण में ये भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो गोरखपुर में चुनाव है उस चरण से पहले चरण में उनका चुनाव होना है, यानी ये भी सियासी बयानबाजी चल रही है। लेकिन नामांकन को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं और भव्य नामांकन कराने की तैयारियां की गई हैं। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है पार्टी, अपनी पार्टी को, अपने दल को, अपने नेता और कार्यकर्ताओं को, और दूसरा विपक्ष को भी साधने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रतीश, अगर देखें दिया गया था उसको पूरा करने के इस लिए सीट का इतिहास आपने बताया वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काफी सुरक्षित सीट फिर से समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाएगा, जहां से आज अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात बड़ी खबर की करेंगे। कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने लोगों को कुचल दिया है। टाटमिल चौराहे पर यह सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कई घायलों की अस्पताल ले जाते वक्त जान चली गई। जानकारी के मुताबिक कानपुर के घंटाघर से किदवई नगर जा रही इलेक्ट्रिक बस टाटमिल चौराहे पर अनियंत्रित होकर और पैदल जा रहे राहगीरों को रौंदते हुए निकल गई, जिसके बाद बस ड्राइवर भागने के चक्कर में कई और वाहनों को उसने टक्कर मार दी। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया है। घटना हुई है ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा। इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है, वो कराया जा रहा है। और जो बस ड्राइवर उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग सारी की सारी की जाएगी। दुखद घटना। और वहीं कानपुर हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया है। क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता देते हैं। कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हादसे पर दुख जताया है और एक ट्वीट उन्होंने भी किया है। कानपुर से सड़क हादसे का बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को जल्द स्वस्थ लाभ मिले।